तो प्यारे बच्चों दोस्तों देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी से रिलेटेड, अगर आप जीडी सीएसएल सीजीएल सीपीएमटीएस की तैयारी करें, फिर या रेलवे से रिलेटेड अगर आप दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ की तैयारी करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। इसके अलावा अदर भी जितने भी एग्जाम है उनकी भी तैयारी के लिए बेस्ट है। तो हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को जो मैं ये सॉल्व करने वाला हूँ इसमें दो चिन्हों का यूज़ करते हैं, ग्रेटर और लेस का। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मोटे पतले वाले क्वेश्चन, उम्र में कम ज़्यादा वाले क्वेश्चन, अंकों में कम ज़्यादा प्राप्त करने वाले क्वेश्चन और भी बहुत सारे। तो सारी ट्रिकें इसमें एक जैसी लगती हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों को। क्वेश्चन पढ़िए अब क्या कह रहा है कि 7 छात्र हैं ABCDEF तथा H एक परीक्षा देते हैं, यानी कि 7 छात्र दिया हुआ है ABCDEF, जी के बजाय H दे दिया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सीरियल क्रम में दिया हो या न दिया हो। ठीक है, ABCD ये नाम है, A से किसी का नाम है, B से किसी का नाम है। ठीक है, तो शॉर्टकट में नाम का यूज़ किया, अच्छी बात है, फूहड़ भी कम लगेगा। कह रहा कोई भी दो छात्रों को समान अंक नहीं प्राप्त है, यानी कहने का मतलब अगर A को 20 अंक प्राप्त है तो इनमें अब किसी को भी 20 अंक प्राप्त नहीं है। 19 अगर B को प्राप्त है तो अब CD किसी को 19 नहीं प्राप्त है, यानी 18 होगा, 17 होगा, 16 हो सकता है, 12 हो सकता है, 10 हो सकता है। इस तरीके से अंक किसी भी दो का समान नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है। ऐसा इसलिए कह रहा है कि देखिए ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी इक्वल नहीं है। ठीक है, सब ग्रेटर वाला चिन्ह लगा हुआ है, तो इससे ये पता चल रहा है कि इक्वल होता तो ग्रेटर का चिन्ह लगता कैसे। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि A B से अधिक अंक प्राप्त करता है। अब यहाँ पर कह दिया कि A जो है B से अधिक, यानी A इज़ ग्रेटर देन B। क्या कह रहा है, A B से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो हम A इज़ ग्रेटर देन B जैसे क्वेश्चन के अनुसार कहेगा उस हिसाब से हम चलेंगे। आगे कह रहा है कि H A से अधिक अंक प्राप्त करता है। H जो है A से, अब A से क्या होगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। देखिए ये सॉल्व करते रहेंगे, साथ साथ ऑप्शन में भी मिलाते रहेंगे कि कौन सा ऑप्शन जैसे इस सीरियल क्रम में चल रहा है। तो अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर अगर देखें B इज़ ग्रेटर देन A दिखा रहा है तो ये आपका अंदर गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी देखें B इज़ ग्रेटर देन A दिखा रहा है तो यहाँ पर भी आपका गलत हो जाएगा। अब दो ऑप्शन बचा हुआ है जिसमें A इज़ ग्रेटर देन B, A इज़ ग्रेटर देन B दिखा रहा है, तो यहाँ पर अभी रुके रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी H इज़ ग्रेटर देन A भी दिखा रहा है, यहाँ पर भी H इज़ ग्रेटर देन A भी। वो अलग बात है कि इधर दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन H क्या है, ग्रेटर देन A है, जो कि क्वेश्चन के अनुसार कर रहा है। तो यहाँ दोनों पे मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो कैसे क्वेश्चन में टाइम बचाई जाती है सॉल्व करने में। जरूरी नहीं कि आप सॉल्व करने में ही टाइम बचाएं, ऑप्शन के जरिए भी आप टाइम बचा सकते हैं। वो तरीका क्या है, चलिए वो सारी चीज़ें जानते जाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, केवल 2 छात्र C से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि केवल 2 छात्र, अब यहाँ पर C से केवल 2 छात्र हैं, 2 छात्र यहाँ पर 2 छात्र हैं जो कि C से अधिक अंक प्राप्त किए। अब H के बारे में ये नहीं कह रहा कि सबसे ज़्यादा है कि सबसे कम है, हो सकता है कि C यहाँ पर हो और ऐसा भी हो सकता है कि H यहाँ पर हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना हमें। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है D C तथा B से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। D कह रहा है कि C तथा B, अब यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ पर D होगा हर हाल में, इतना कन्फर्म है। तो अब यहाँ पर एक हमें ये भी हिंट मिल गई कि D इज़ ग्रेटर देन C। ठीक है, ऑलरेडी तो हमने ये सारी चीज़ें चेक की थी। तो अब D इज़ ग्रेटर देन C, ऑप्शन C में है कि D में, वो उस पर ध्यान दीजिए। देखिए D इज़ ग्रेटर देन C यहाँ पर दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर C इज़ ग्रेटर देन D दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, D आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से हमने C को पूरा, देखिए क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन ऑप्शन की हेल्प से मैंने इतना ही सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर ला दिया है। तो ऐसे ही आपको भी करना है, कहीं कहीं पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ जाती है, तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ करके आपको सॉल्व करना रहेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे बिहार का संबंध झारखंड से है, वैसे छत्तीसगढ़ का संबंध यहाँ पे किससे होगा। देखिए बिहार की राजधानी तो झारखंड है नहीं, बिहार एक अलग स्टेट है और झारखंड एक अलग स्टेट है, लेकिन तो फिर ये रिलेशन किस टाइप का है ये बताएं मुझको, कमेंट कीजिए फटाफट। देखिए रिलेशन जो है, बिहार का पहले झारखंड एक हिस्सा था, आपको पता है, जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश का हिस्सा उत्तराखंड था, लेकिन बाद में अलग हो गया। इसी तरीके से बहुत ऐसे राज्य हैं जिनसे क्या हुआ, बहुत हिस्से अलग होकर के नए राज्य का निर्माण कर गए। तो इसी तरीके से बिहार से अलग हुआ झारखंड और बन गया झारखंड। तो अब बताइए छत्तीसगढ़ से क्या अलग हुआ, या छत्तीसगढ़ किसी से अलग होकर के बनाए। तो जो जीके वगैरह पढ़ते हैं उनको तो पता ही है कि छत्तीसगढ़ से तो कुछ अलग नहीं हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ जरूर किसी राज्य से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना है। किससे? महाराष्ट्र से नहीं, महाराष्ट्र से नहीं, रांची से बिल्कुल भी नहीं, रायपुर बिल्कुल भी नहीं, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही। यानी यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दे दिया है, जैसे होना चाहिए था यहाँ पे मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद ये दिखाना चाहिए था कि किससे मध्य प्रदेश का हिस्सा कौन सा है। जैसे यहाँ पे पहले बिहार का हिस्सा झारखंड, वैसे मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़, ऐसे दिखाना चाहिए था, उल्टा दे दिया। लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं करना है, कहीं कहीं दे देता है, तो कंफ्यूज करके गलत मत कर बैठिएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है एम उसी तरह से डब्ल्यू से संबंधित है जैसे ओ निम्नलिखित में से संबंधित है। फटाफट इसमें देखिए तो कौन सी ट्रिक लगी हुई है। देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग को घुमाएगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि एम 13वें स्थान पर है और ओ 23वें स्थान पर। आप सोचेंगे कि इसमें +10 का जो वृद्धि हुई है, तो वही ट्रिक आप इसमें भी लगाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि ओ 15 पे है तो 25वें स्थान पर 10 जोड़ करके हम लाएंगे, तो यानी वाई आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिखेगा। तो ये जोड़ने वाली ट्रिक नहीं, बल्कि कुछ अलग टाइप की ट्रिक है। आप सोचेंगे कि अब कौन सी ट्रिक है, एम से आप डब्ल्यू कैसे बना सकते हैं और किस ट्रिक से। तो आप कहेंगे कि अगर एम का जल प्रतिबिंब देखा जाए तो जल प्रतिबिंब का रूल कहता है कि ऊपर से नीचे क्या होती हैं, अक्षर और संख्या और चित्र, वो क्या होती है, घूम जाती है, यानी कि इस तरीके से हो जाएगी। देखिए एम से डब्ल्यू बन गया, तो ओ का भी हम क्या करेंगे, यहाँ से जल प्रतिबिंब निकालेंगे। जल प्रतिबिंब ओ का क्या होगा, पलटेगा तब भी ओ ही दिखाई देगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 का जैसे संबंध 345 से है, 8 का 514 से है, तो 2 का यहाँ पे किससे होगा। जब भी संख्याएं बहुत स्पीड में बढ़ें, जैसे 7 से 345 हो गया, तो आपका दिमाग स्क्वायर और क्यूब की तरफ होना चाहिए। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब की तरफ आपकी सोच जानी चाहिए। अब अगर आपका 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 30 तक का क्यूब नहीं याद है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सेकेंडों में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर क्यूब याद है, मिनिमम तो 20 तक का होना चाहिए दोस्तों, 20 तक का होना चाहिए। बाकी आगे हम ट्रिक से काम चला लेंगे। 20 तक का हर हाल में होना चाहिए याद, क्यूब हो या स्क्वायर हो। तो अब सोचेंगे हम कि ये 7 का स्क्वायर या कुछ क्यूब करने पर 345 या 345 के करीब हो जाएगा। क्या करने पर, स्क्वायर करने पर तो होगा नहीं, क्यूब ही करने पर होगा, क्योंकि आप जानते हैं क्यूब करने पर 343 होता है। 343 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 345 हमारा मिल जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न। चलिए सेम काम यहाँ पर नेक्स्ट में करेंगे। अगर 8 को उठाएं और इसका क्यूब कर दे, तो आप कहेंगे कि इसका मान तो 512 होता है। इसमें भी 2 जोड़ेंगे, क्योंकि पीछे भी हमने 2 जोड़ा है, तो 514 हो जाएगा। अब इसी ट्रिक से इसका आंसर कमेंट करना है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएँ उसी प्रकार आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याओं के समूह में है। कहने का मतलब ये, जैसे एक संख्याओं का समूह दिया हुआ है जिसमें 3 संख्याएं हैं, ठीक है। इनमें जो है जैसे 4 है, 20 है और 28 है। इनमें हमें ये देखना है कि आपस में क्या रिलेशन है। जो रिलेशन रहेगा उसी टाइप के रिलेशन वाला हमें समूह ऑप्शन में से चूज़ कर लेना है। चलिए देखते हैं। 4 से 20 बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, प्लस वाली अगर ट्रिक लगाते हैं तो आप कहेंगे कि 4 से 25 का मतलब +16 हुआ, 20 से 28 का मतलब आप कहेंगे +8 हुआ, यानी पहले में 16 प्लस, दूसरे में 8 प्लस। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं 6 से 24 बन रहा, क्या 16 हो रहा है, 16 6 कितना होगा, 22 होगा, गलत हो गया। यहाँ पे 8 है, 8 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 24 होगा, गलत है। यहाँ पर कितना है, 2 है, 18 हो रहा है, 16 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, चलिए ठीक है। लेकिन क्या 18 में 8 जोड़ने पर 24 होगा, नहीं होगा, तो आप कितना होगा, 26 होगा, ये भी गलत है। अब यहाँ पर देखिए 12 में कितना जोड़ेंगे, 16, 12 में जोड़ने पर 16 नहीं होगा, 60। ये तो ट्रिक फेल हो गई दोस्तों। तो कितने बच्चे स्किप करके आगे बढ़ गए होंगे जिनको पता ही नहीं चलेगा ये किस ट्रिक से सॉल्व हुई है। एक और ट्रिक है, देखते हैं उस ट्रिक को लगा करके। अगर हम गुणे वाली ट्रिक लगाते हैं, आप कहेंगे 4 में 5 का गुणा करिए, और फिर मैं 4 ही को उठा करके इस 28 में भी लगाऊंगा। आप कहेंगे कि 4 7 28, 7 का गुणा कीजिए, 5 का गुणा 7 का गुणा। चलिए इस ट्रिक से देखते हैं। 6 5 30, पहला ही फेल। 8 5 40, पहला ही फेल। 2 5 10, पहला ही फेल। तो हर हाल में ये आपको चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर भी सकते हैं। 12 5 60, 12 7 84। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ कह रहे हैं एक विशिष्ट कोड में हॉर्सेज आर एनिमल्स को ## लिखा जाता है। देखिए इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखूंगा ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि हॉर्सेज आर एनिमल्स, क्या कह रहा है, हॉर्सेज आर एनिमल को किस कोड का यूज़ किया है, LU##। ठीक है। आगे कह रहे एनिमल्स आर मैमल्स, एनिमल्स आर मैमल्स। ठीक है, इसको किस कोड से यूज़ किया, KTLU##। चलिए ठीक है।
कह रहा है K2LU हैश लिखा जाता है। कह रहा है और हॉर्सेस मैमल को KT हैश एट द रेट अब लिखा जाता है। क्या कह रहा है कि आर हॉर्सेज, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में इस पेन से थोड़ा दिक्कत होती है तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। हॉर्सेज आर हॉर्सेज मैमल्स, यहाँ पर आपका हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या कह रहा है KT हैश एट द रेट है, KT हैश एट द रेट है। कह रहा है इस कोड भाषा में एनिमल को क्या लिखा जाएगा या एनिमल का कौन सा कोड यूज़ किया गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम एक एक समीकरण इसको मान करके सॉल्व करेंगे, 1 2 3 अपने दिमाग में। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में तो इसी क्वेश्चन में ही आप यूज़ कर लीजिएगा इस ट्रिक को, ठीक है। ये लिख करके टाइम नहीं बर्बाद करना, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। हर चीज़ नहीं लिखनी है, ये तो समझाने के लिए मैं अलग अलग लिख करके बता रहा हूँ। आप उसी क्वेश्चन में लिखा हुआ जो है उसी से ही आप काम चला लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एनिमल के बारे में पूछ रहा है कि एनिमल का कोड, इस बस हमारा दिमाग एनिमल की तरफ फोकस कर लेना है, किसकी तरफ, एनिमल्स की तरफ। अब चलिए एनिमल्स आप कहेंगे कि यहाँ पर भी है पहले वो समीकरण में, और एनिमल्स यहाँ पर भी है, ठीक है, दूसरे समीकरण में। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ एनिमल्स तो कॉमन है नहीं, एनिमल कॉमन होता है, लेफ्ट राइट अगर जो कॉमन रहेगा, राइट साइड भी हम देखेंगे कि कौन सा जो है सिंबल कॉमन है, उसी को हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ एनिमल कॉमन नहीं है बल्कि आर भी कॉमन है, मामला तो नहीं सेट हो पाया। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे उसके बारे में सोचते हैं। देखिए यहाँ पर एनिमल और आर कॉमन है, एनिमल है, दो चीज़ें कॉमन है, तो राइट साइड में देखिए दो चीज़ क्या कॉमन है। आप कहेंगे कि यहाँ पे LU और हैश, यहाँ पर LU और हैश कॉमन है। यानी कहने का मतलब अब मैमल्स का हमें पता चल गया कि KT का यूज़ किया गया है, मैमल्स का पता चल गया कि KT का यूज़ किया गया, और हॉर्सेस का पता चल गया कि एट द रेट आपका यूज़ किया गया। अब हम तीसरे समीकरण का यूज़ करेंगे, यानी मैमल्स के लिए किसका यूज़ किया गया है, मैमल्स के लिए आप कहेंगे कि KT का यूज़ किया गया, तो KT को हम काट देंगे। हॉर्सेस के लिए आप कहेंगे किसका यूज़ किया गया, आप कहेंगे कि एट द रेट आप किसका, हाँ एट द रेट आपका यूज़ किया, काट देंगे। तो आर बचा हुआ, आर किसका है, हैश। यानी कि हमें इतना पता चल गया इस समीकरण से कि आर के लिए हैश का यूज़ किया गया, इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। अब बचा हुआ क्या दोस्तों, फटाफट मुझको बताइए। आप कहेंगे LU बचा हुआ है, तो LU क्या हो जाएगा, एनिमल्स का कोड हो जाएगा। इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प से, समीकरण के एक दूसरे की हेल्प से हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विषम की पहचान कीजिए। तो अगर आप देखते हैं A के नीचे 15-20 है, B के नीचे 12-12 है, C के नीचे 172 है और D के नीचे 132 है। बट हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये संख्या क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान नीचे देंगे तो AET, AUB, AGB और ACB लिखा हुआ है। अगर हमें A to Z अल्फ़ाबेट के जो सीरियल क्रम है A to Z 1 से 26 तक याद है, तो उस क्रम में अगर हम रखते हैं तो A पहले स्थान पर, E 5वें पे, T 20वें पे आ जाएगा। इस वाले को हमने पहले वाले को रखा। अगर दूसरे वाले को रखते हैं तो A पहले पे, U 21 पे, B 2 पे आ जाएगा, ठीक है। तीसरे बारे में रखते हैं तो A 1 पे, G 7 पे, B 2 पे आ जाएगा। और इसी तरीके से इस क्रम में हम चलते हैं तो A 1 पे, C 3 पे, B 2 पे आ जाएगा। तो 15-20 दिया हुआ है, ठीक है, 12-12 दिया हुआ है, ठीक है, 172 दिया हुआ है, ठीक है, 132 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर विषम हम कैसे चूज़ कर पाएंगे, ये तो सभी के सभी हमको सही लग रहे हैं। तो जब सभी के सभी एक जैसी ट्रिक से जुड़े हुए हैं तो फिर गलत कैसे हो सकता है। चलिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग खर्चा करते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर AET लिखा हुआ है, यहाँ पे AUB, यहाँ पर AGB, यहाँ पर ACB, इसमें AB कॉमन, इसमें AB कॉमन, इसमें AB कॉमन, लेकिन इसमें सिर्फ A कॉमन है, B इसमें है नहीं, जो इसको विषम बनाता है। तो AET और कौन सा है, A में है, A ऑप्शन कौन से में है, A ही में है, तो ऑप्शन A इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो फिगर दिया हुआ है इसमें 1 से लेकर के 9 तक संख्या दी हुई है। तो थोड़ा सा साफ हो सकता है ना दिखाई दो संख्याएं, लेकिन आप समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से सीरियल क्रम में 9 तक संख्याएं दी हुई है। 9 फिगर है। इसको कह रहा है यदि दिए गए चित्रों का केवल एक बार उपयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं तो ये समूह होंगे। हमें एक जैसे दिखने वाले, मिलते जुलते, जरूरी नहीं कि सेम कॉपी हो, नहीं, एक जैसे दिखने वाले मिलते जुलते, या आप कह सकते हैं गुणों में मिलते जुलते, आकृति में मिलते जुलते, रेखाओं में मिलते जुलते, या कर्व से मिलते जुलते फिगर को हमें एक अलग समूह में 3-3 का जोड़ा बना करके अलग अलग समूह में रखना है। तो अगर आप देखेंगे पहले वाले को, पहले वाले से मिल रहा है सिर्फ ये, क्योंकि ये आपका कप के रूप में दे दिया है, ऊपर का हिस्सा इसे गोल कर दिया है, तो वैसा हमें हिस्सा नहीं चूज़ करना है। और इसमें अगर देखते हैं तो थोड़ा सा इधर और इधर निकाल दिया है, मुंह और पिछवाड़े की तरफ निकाल दिया है, तो इसको भी हम चूज़ नहीं करेंगे। तो अगर पहले वाले को देखें तो वो चौथे वाले से रिलेट है, और चौथे वाला देखें तो आपका क्या है, 7वें वाले से। यानी कि हमने एक समूह चूज़ किया 1 4 7। ऑप्शन में भी मिलाते रहेंगे, कहीं एक ही बार में आपका मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। 1 4 7 इसमें भी, सब में 1 4 7 नहीं बल्कि 3 ठो में है, तो हर में आगे बढ़ना पड़ेगा।
अब दूसरे को अगर हम देखें तो ये कप नुमा है, ऊपर का कर्व के रूप में खुला हुआ है, तो ये भी आपका देखिए ऊपर दूसरा और तीसरा भी देखिए, तीसरा भी देखिए ऊपर का इसी तरीके से मुख है, और किसका है यहाँ पर आकर के देखिए तो इसका भी मुख ऊपर का ऐसे है, यानी कि 2 3 6 2 3 6 किस में है ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा 2 3 6 और किसी में नहीं दिखेगा। तो आगे चेक क्या करेंगे, वैसे भी अब जो बचा हुआ 3 ठो एक ही ग्रुप में चला जाएगा, तो सभी का सभी देखिए ढक्कन वाला है, वो सभी का सभी ढक्कन वाला है तो एक ग्रुप में चला जाएगा, यानी 5 8 9। तो आपका देखिए ऑप्शन। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 5 8 9 सीरियल क्रम में ले लिया, लेकिन ऑप्शन में अगर देखिए 5 9 8 लिखा हुआ है तो उसमें भी कन्फ्यूज़ नहीं करना है। सीरियल क्रम इधर उधर हो सकता है, 9 8 5 लिख सकता है, ठीक है, 9 5 8 लिख सकता है, लेकिन संख्या जो होती है अंदर वो मेन चीज़ है, वो समान होनी चाहिए। क्रम इधर उधर हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। और अदर क्वेश्चन में अदर रूल काम करता है, इस वाले में आपकी संख्या इधर उधर हो सकती है लेकिन रूल वही रहेगा। तो समझ में आ गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे विलुप्त संख्या को, यहाँ पर भी थोड़ा संख्या बड़ी दिख रही है, तो एक तो तरीका ये है प्लस वाली ट्रिक लगा दीजिए, जैसे 126 है, 217 है और 344 है। चूँकि संख्याओं के बीच का अंतर मुझको कम दिख रहा था तो मैंने सोचा प्लस वाली ट्रिक लगा देते हैं। तो इसमें अगर जोड़ते हैं तो 7 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 न है तो 1 न होगा, 1 हो गया, और ये 9 2 11 91 प्लस हो रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो आप कहेंगे 14 का मतलब 7, और ये मतलब 14 का मतलब कितना हो गया, 3 बचा, 3 का मतलब 2, और यहाँ पर कितना है 2 है तो 127। इसमें कोई ट्रिक है आपस में मिलती जुलती, 2 ही है, मामला तो सेट नहीं मुझको हो रहा। प्लस वाला जब फेल रहे तो बड़ी संख्या हो तो वहाँ पर स्क्वायर क्यूब के बारे में सोचिए। अब यहाँ पर भी तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो 11 का स्क्वायर करने पर इसके आसपास आएगा, 11 ग्राम 121 और 4 की 5 जोड़ दीजिए। अगर इस तरीके से सोचें तो 217 किसके क्यूब के करीब है, तो 15 15 225, ये तो ज़्यादा होगा तो घटाना पड़ जाएगा, मामला सेट नहीं है, ये मामला सेट नहीं है। क्यूब के बारे में सोचिए, आप कहेंगे कि 5 का क्यूब करने पर क्या होगा, इसके आसपास जाएगा, तो 50 25 5 125, 1 जोड़ देंगे। अब ये किसके क्यूब के करीब जाने पर आप कहेंगे कि 6 का क्यूब, 6 को 36 6 का 216, 1 जोड़ देंगे। और ये 7 का क्यूब 343, 1 जोड़ देंगे। 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, यानी इसी क्रम में चलेंगे तो 8 का क्यूब होगा और 1 जोड़ देंगे। 512 में 1 जोड़ेंगे तो 513। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी संख्या गायब कर दिया है और इसमें 3 नहीं बल्कि 4 गायब किया है। 3 तो अल्फ़ाबेट हैं, 1 संख्या है, 1 आपका अंक है और 1 जो है 3 अल्फ़ाबेट हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन सी ट्रिक लगाया हुआ है। देखिए ऑप्शन में इस टाइप के क्वेश्चन में मैं कहता हूँ नज़र होनी चाहिए, जब 4 5 के रूप में दे, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सब का सब जो है ढूंढना पड़ जाएगा। जे भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि जो 2 नहीं बल्कि 4 में है। टी आपका कितने में, 3 में है। ए आपका कितने में, 3 में है। 36 भी आपका 3 में है। जब अगर अलग अलग होता, फॉर एग्जांपल जैसे 36 यहाँ पर है, यहाँ पे 64 है, यहाँ पर 38 होता, यहाँ पे 40 होता, तो हम सिर्फ एक संख्या से ही पता लगा लेते। जब अलग अलग रहेगा, ऑप्शन की तरफ नज़र होनी चाहिए, जब अलग अलग रहेगा कोई भी एक, तो सिर्फ उसी एक से हम ट्रिक निकाल करके और अपना आंसर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है, यहाँ पर सबको ढूंढना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं काम। जैसे टी से एक्स बना, एक्स से बी, बी से एफ, यानी सबका पहला ले लेंगे, टी एक्स बी एफ। नंबरिंग कर देंगे, टी 20 पे, एक्स आपका 24 पे, बी 2 पे, एफ 6 पे। अब यहाँ पर देखिए 20 से 24 प्लस 4, 24 से आपका 2 प्लस 4 ही है, क्योंकि आप जानते हैं 24 में 4 प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा। जब भी 26 से ज़्यादा संख्या बने तो क्या करेंगे, जो संख्या बड़ी वाली आए 26 को उसमें से घटा दीजिए, जो बनेगा वही आपका पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को, ये ट्रिक मालूम है कि नहीं। जब भी 26 से ज़्यादा संख्या बन जाए जोड़ने पर 26 को उसमें से घटा दीजिए, ठीक है, जो आएगा वो नया पैटर्न होगा। जैसे 24 था, 4 जोड़ा 28 आ गया, 28 में से मैंने 26 घटाया, 2 आया तो 2 देखिए बन गया। नेक्स्ट अब फिर 2 में क्या जोड़ा गया है, आप कहेंगे 4 जोड़ा गया। इस क्रम में चलेंगे तो आगे भी 4 ही, क्योंकि प्लस प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 सब में, तो आप कहेंगे 6 4 10, यानी जे। पहला हमारा मिल चुका है जे। चलिए ठीक है, दूसरे की तरफ चलते हैं। DHLP, डी क्या है, DLHP। यहाँ पर डी देखें चौथे, L 12, H आपका 8 है और यहाँ पे H है क्या, हाँ H तो है, DH उल्टा लिखा गया। मैं कहा कि यहाँ पे कुछ रूल के हिसाब से गलत मामला सेट हो रहा है। DH, D है आपका, H है, उसके बाद L, उसके बाद P है। तो D 4 पे, H 8 पे, L 12 पे, P 16 पे। यहाँ पर भी देखिए 4 4 है, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 4 16, सब में प्लस 4 हो रहा है, सब में प्लस 4 हो रहा है, तो नेक्स्ट भी प्लस 4 होगा, यानी 20 हो जाएगा। B पे T। यहाँ पर हमारा दूसरा आ गया T, यानी पहला J दूसरा T।
देखिए बहुत सारे में ये सारे दिख रहे हैं तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है KOSW, क्या है KOSW। तो यहाँ पर देख लेते हैं K11 पे, O15 पे, S19 पे और W23 पे। यहाँ पर भी देखिए +4 की ही ट्रिक है। 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, नेक्स्ट भी 23 होगा, +4 करेंगे 23 4 27 होगा। मैंने क्या 26 से जब एक ज़्यादा है तो उसमें से 26 को हटा देंगे, 27 में से 26 को हटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, यानी आ जाएगा A, यानी JTA। अब JTA आप देखिए 2 ऑप्शन में है तो हर हाल में हमें नेक्स्ट संख्या का भी पता लगाना है। संख्या क्या है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए 4 2 का स्क्वायर, 9 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या होगा 6 का स्क्वायर, यानी 36। JTA 36 ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कह रहा है मिसिंग संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, NTPC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर 3 बीच में दिया हुआ है और 36 बना दिया। ये फिगर नंबर 1 है। ये फिगर नंबर 2 में यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 80 बना दिया है। फिगर नंबर 3 में यहाँ पे 4 है और पूछ रहा है कि क्या होगा। तो अन्य 2 फिगर में हम लॉजिक ढूंढ लेते हैं, तो उसके बाद थर्ड पे हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 से आप 36 कैसे बना सकते हैं। आप कहेंगे कि 3 का क्या करेंगे, 3 का 3 में गुणा कर दीजिए या 3 में 3 जोड़ दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो सकता है। 3 3 6 6 को 36। यहाँ पर तो 5 है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो नहीं, स्क्वायर नहीं है, इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 80। तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर वाली ट्रिक तो नहीं लगेगी, इतना पक्का हो गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे कि 3 9 चौको 36, या 3 में 3 का गुणा कीजिए फिर इसमें 4 का गुणा कर दीजिए। लेकिन ऐसे अंदाजित लॉजिक बनेगी नहीं, कुछ तो हिंट लेना चाहिए ना, कुछ तो मिलना चाहिए। तो वो हिंट दे रहा है। ये आकृति बेवजह थोड़ा ना दिया हुआ है। ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें आपका चतुर्भुज दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए वर्ग दिया हुआ, उसके अंदर वर्ग है। यहाँ पे षटभुज है, उसके अंदर त्रिभुज है। तो इस आकृति का भी तो यूज़ हम करेंगे। चलिए अंदर जो 3 दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजा 3 से गुणा, चतुर्भुज में 4 भुजा 4 से गुणा, 4 3 12 3 36। चलिए इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। दूसरे फिगर में देखिए 5 अंदर दिया हुआ लिख लेते हैं। उसके बाद एक चतुर्भुज 4 भुजा, फिर दूसरा भी चतुर्भुज 4 भुजा, 5 चौक 20 चौक को 80, ठीक। तो यही ट्रिक इसमें भी लगा देते हैं। अंदर 4 दिया हुआ लिख लेते हैं। एक त्रिभुज 3 भुजा, एक षटभुज 6 भुजा, 36 के 18 चौक को 72। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि श्रवण 3 बजे किसी कॉफ़ी शॉप में रश्मि का इंतजार कर रहा था। श्रवण नाम का कोई बंदा है, कह रहा है कि 3 बजे, कितने बजे, 3 बजे किसी कॉफ़ी शॉप में किसका इंतजार कर रहा था, रश्मि का इंतजार कर रहा था। कह रहा उसकी कलाई की घड़ी में यदि घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है तो मिनट की सुई किधर इंगित करेगी। जैसे 3 बजेगा तो क्या होगा, नॉर्मली घड़ी में आप कहेंगे कि मिनट वाली सुई 12 पे होगी और घंटे वाली सुई मिनट 3 पे होगी। ये 3 बजेगा। लेकिन वो कह क्या रहा है, जैसे मान लीजिए कि हाथ अगर रखा है मेज़ पे या कहीं रखा है तो उसका हाथ घुमा हुआ होगा, तो उस कंडीशन में उत्तर पूरब के पहले जान लेते हैं। देखिए ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाएं साइड पूरब होता है, बाएं साइड पश्चिम होता है। उत्तर पूरब के बीच की दिशा को उत्तर पूरब कहते हैं, ठीक है। दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब कहते हैं। इसी तरीके से दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम। अब घड़ी को हम यहाँ पर सेट कर देंगे। घड़ी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट करेंगे। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो 3 बज रहा था तो कह रहा है कि यदि घड़ी की घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है, किधर, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व किधर है, इधर है, यानी कि 3 जो बज रहा है वो इधर इंगित कर रहा है। 3 क्या कर रहा है, इधर इंगित कर रहा है। तो कह रहा है मिनट की सुई किधर इंगित करेगी। अब ध्यान दीजिए, पहले मामला 3 का यहाँ था लेकिन चला गया यहाँ, यानी एंटी क्लॉकवाइज ये कह सकते हैं 45 डिग्री घूम गया है। तो अब मान लीजिए कि मिनट वाली सुई यहाँ थी 12 पे, ठीक है, 12 पे यहाँ पे थी, तो ये भी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमेगी तो मिनट वाली सुई आ जाएगी यहाँ। और ये दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस आपको इसी तरीके से रोटेट करा देना है, ठीक है। उसका हाथ इस तरीके से घुमा हुआ था 45 डिग्री पर, तो उसी हिसाब से हमने इसको रोटेट करके बना लिया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सोहन ने राजू से कहा। पहले तो इसमें हम कड़िया जोड़ लेंगे। क्या कह रहा है, सोहन ने राजू से कहा। राजू से कौन कह रहा है, सोहन कह रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम जोड़ेंगे कि कल मैं तुम्हारी माँ के पिता के इकलौती नातिन सुनीता से मिला। क्या कह रहा था कि राजू के बारे में सोहन ने राजू से कहा कि कल मैं तुम्हारी माँ, यानी कि राजू की माँ की बात कर रहा है, राजू की माँ के पिता, राजू की माँ के पिता की इकलौती नातिन, इकलौती नातिन दोस्तों, इकलौती नातिन जिसका नाम क्या है, इकलौती नातिन जिसका नाम क्या है, सुनीता है। कल इकलौती नातिन सुनीता से मिला। राजू ने कहा कि उसकी माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। ये जो इसकी राजू की ये माँ है, राजू इसने पहले ही बता दिया था कि ये मेरे माता पिता की
क्या अपने माता यानी जो उसकी माँ थी वो अपने माता पिता की क्या थी, इकलौती संतान थी। यानी कि इसके अलावा कोई, जो इसके माँ बाप थे इसके अलावा कोई इसका और पुत्र या पुत्री कुछ, इकलौती संतान का मतलब न पुत्र भी था न ही पुत्री थी, कुछ भी नहीं था, तो इकलौती संतान थी। तो क्या कह रहा है कि राजू का सुनीता से क्या संबंध है, राजू का इस सुनीता से, यानी राजू सुनीता का क्या लगेगा। अब देखिए इस तरीके से आपने कड़ियाँ जोड़ ली। अब मेन कैरेक्टर में घुस जाते हैं किसके, राजू के। सपोज कीजिए आप राजू हैं, आपकी एक माँ है और उसका एक पिता है। तो बताइए आप कि आपकी माँ का जो पिता आपका क्या लगेगा, आप कहेंगे कि वो मेरा नाना लगेगा, ठीक है, वो मेरा नाना लगेगा। अब आपके नाना की एक इकलौती नातिन है, इकलौती नातिन है, ये नहीं कह रहा इकलौती जो है नाती नातनी दोनों है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, सिर्फ नातिन की बात कर रहा है। यानी कि इसके जो माँ के पिता हैं यानी इसके नाना है, हो सकता है कि उसको उसका जो है नातिन ना हो, लेकिन नाती तो हो सकते हो। नातिन नातिन का मतलब ये आपकी फीमेल है और मेल में क्या आ जाएगा, नाती आ जाएगा। तो नाती हो सकता है, लेकिन नातिन अदर नहीं होगी। यही सुनीता के अलावा कोई और नातिन नहीं है, लेकिन नाती क्या है, हो सकता है। ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ पे आप दिमाग लगाइएगा। तो अब मुझको बताइए राजू की जो माँ थी उसके पिता यानी राजू के नाना लगे, उनकी एक नातिन है। अब ये नातिन जो है वो क्या कहेगी इनके पिता को, इसको नातिन जो है किसकी नातिन होती है, आप कहेंगे कि नाना की। यानी कि सुनीता के भी ये जो पिता का रोल निभा रहे हैं वो क्या होंगे, नाना होंगे। अब राजू के भी नाना है, सुनीता के भी नाना है। तो इस कंडीशन में ये दोनों क्या हुए, आप कहेंगे कि भाई बहन हो गए। क्या हो गए, भाई बहन हो गए। क्यों भाई बहन हो सकता है कि सुनीता जो है, जो इसकी माँ के पिता हैं उनकी और कोई संतान हो, तो उस कंडीशन में सुनीता इसकी सगी बहन तो नहीं लगेगी, बहन तो लगेगी हैं, उस मौसी वाली बहन लगने लगेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये भी बात क्लियर कर दिया, राजू ने पहले ही कह दिया कि इसकी माँ जो है अपने माता पिता की इकलौती संतान है, यानी जो ये पिता हैं इसकी माँ के, इसकी सिर्फ एक ही औलाद थी जो इसकी माँ है। जब इस कंडीशन में हर हाल में ये सुनीता क्या हो जाएगी, एकदम सगी बहन लगेगी, न कि कहीं और से। जब क्या कह रहा था कि क्वेश्चन में राजू का सुनीता से क्या मतलब, जब सुनीता राजू की बहन है तो राजू सुनीता का भाई होगा। ऑप्शन ए इज द राइट। इस चीज़ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को पलट मत देना, बहन पे टिक लगा देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे राजू का सुनीता से क्या संबंध है, तो आप सोचेंगे कि सुनीता राजू की तो बहन लग रही है, इस तरीके से आप दिमाग लगाएंगे। नहीं, राजू का सुनीता से क्या संबंध है, राजू का सुनीता से भाई का संबंध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर चीज़ पे ध्यान देना है, एक चीज़ पे दोस्तों, वरना सब कुछ सही करते हुए भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए क्या करा, दिए गए समीकरण को संबंधित करने के लिए निम्न विकल्पों में से दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। मतलब कहने का यहाँ पे दो संख्याएं इधर उधर लिखी गई है आपस में बदल करके, तो उन दो संख्याओं को आपको बदलना है और वो ऑप्शन की हेल्प हम लेंगे, ठीक है। और हमें बदल करके यहाँ पर 701 ला लेना है, ठीक है। कैसे लाएंगे, चलिए यहाँ पर पहले ऑप्शन में कह रहा है 87 को 2 से चेंज कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये 87 लिखा उसकी जगह 2 लिख देंगे। बाकी संख्याओं को ज्यों कहते हैं, बाकी संख्याओं में हमें कुछ नहीं करना है। -13 भागे यहाँ पर 2 की जगह क्या कर देना, 87। 87 को 2, 2 को 87। अब यहाँ पर 87 से 13 में भाग देंगे तो दशमलव में संख्या आएगी, न कि आपकी जो है दशमलव में संख्या आएगी, तो मामला नहीं सेट हो पाएगा। नहीं, यहाँ पे अगर गुणा होता तब हम देखते 87 से अगली संख्या कट रही कि नहीं, बटे में लिख करके उस हिसाब से फिर सोचते। लेकिन यहाँ पे गुणा नहीं बल्कि माइनस दे दिया है, तो मामला यहाँ पे क्लियर नहीं। ज़रूरी नहीं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएं और यहीं पे इसको गलत काट दें, ठीक है। नहीं होगा, दशमलव में संख्या आ जाएगी। अब दूसरा 369 2 को बदल लेते हैं। 369 2 को बदलेंगे तो 87 को तो ज्यों कहते हो आप लिखेंगे, 122 को भी ज्यों कहते हैं, चिन्हों को तो नहीं बदलेंगे। यहाँ पे 2 लिख देंगे 369 की जगह, -13 भी वैसे लिखेंगे और भागे आपका क्या है 2 की जगह 369। ये तो एकदम फेल हो जाएगा। ये भी वही हाल होगी, दशमलव में संख्या आ जाएगी। आगे गुणे के रूप में रहता तब भी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे 2 है, कट नहीं पाता पूरा, तब भी दशमलव में आता। मामला सेट नहीं हुआ, यहाँ पर भी गलत हो गया, यानी ये भी गलत हो गया। सी को अब देखते हैं। सी में अगर देखें तो 122 और 13 को कन्वर्ट कर रहा है, तो चलिए 122 और 13 को हम कन्वर्ट कर ले। 87 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर 122 की जगह 13 लिखा जाएगा और -2 वैसे ही रहेगा। 2 है ना, नहीं 369 है, मैं तो इसमें देख रहा हूँ, क्वेश्चन की तरफ नज़र होनी चाहिए। 369 माइनस इसको बदल 13 को ना, 13 को 122 कर रहा है, भागे 2। अब यहाँ पर बोर्ड मासूर लगाइए, देखिए दशमलव में संख्या नहीं आती, क्योंकि 2 से हम काटेंगे 61 आ जाएगा आपका, 61 आ गया। और ये 13 से अगर इसको गुणा करते हैं तो मैं लिख करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 13 7 91, 13 बाटे 104, 104 और 9 113, कितना हो जाएगा 113 यानी कि 1131 होगा। और ये -369 रहेगा ही रहेगा। और ये भाग आपने जब दिया 2 से तो आपका 61 हो गया। इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये माइनस वाला जुड़ जाएगा, नहीं 10 का 0 हो जाएगा, 6 12 13 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा।
430 1131 घटा दीजिए, आपका बचा 1 और ये आपका 3 3 जाएगा 0 और 11 में से 4 जाएगा तो 7, 701 आ गया। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसको थोड़ा सा देखिए, आपको मैं बता दूँ इसमें कैसे, थोड़ा सा अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी रहेगी तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी से आसानी से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम का करें। यदि 40 में से 35 लोग तमिल भाषी हैं तो निम्न में से कौन सी आकृति सर्वोत्तम ढंग से तमिल भाषियों को दर्शाती है। कह रहा है कि 40 में से 35 लोग तमिल भाषी हैं, तो हम पता ये पहले लगाएंगे कि 40 में से जो 35 हैं वो कितने प्रतिशत हैं, यानी 40 का कितना प्रतिशत 35 होता है। बस इसी मामले को सेट कर लेते हैं। क्या करेंगे, 35 में 40 का भाग दे करके प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, ये 350 हो जाएगा। 350 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो आप कहेंगे 4 बड़े 32 और उसके बाद आपका कितना बचा 3, 4 7 28, 10.5, 4 बड़े 32 ना होगा, ये 8 होगा प्रतिशत। 87.5% जो होंगे ये तमिल भाषाएं होंगे, बाकी आपका 12.5% जो हो जाएंगे वो अदर हो जाएंगे, क्योंकि 100 में से घटाएंगे इतना आ जाएगा। अब उस हिसाब से डायग्राम को सोचना है। ये आपका क्या है 100% है, ये गलत हो जाएगा। ये देखिए 4 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि ये 25% हो गया और ये 75 हमें नहीं 87.5% के हिसाब से सोचना, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब यहाँ से हमने ये जाना कि ये 25 का आधा कितना होता है 12.5, यानी कि अगर मामला यहाँ तक रहे पूरा इतना तो वो फिगर आपका परफेक्ट होगा। तो ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ से सारी हिंट हमें मिलती जाएगी, थोड़ा सा दिमाग आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके क्वेश्चन को आप सटीक और शानदार तरीके से सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरना कन्फ्यूजन में फंस जाएंगे। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, तो इसको इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे कथन पे आते हैं। कह रहे हैं कि सभी एलियन लोग हैं। क्या कह रहा है, सभी एलियन, यानी इस तरीके से एलियन दिया हुआ है और इसको कह रहा है कि लोग हैं, एलियन को लोग बना रहा है, तो इसमें कोई तर्क और रहता नहीं है, जो कहेगा वैसे ही आपको करना है। अपना एक्स्ट्रा दिमाग घर पे रख लेना है, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग, बाकी सभी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा दिमाग आपको घर पे रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि सभी एलियन लोग हैं, आप कहेंगे कि एलियन लोग होते नहीं हैं, तो वही एक्स्ट्रा दिमाग आपको घर पे रख लेना है। आगे कह रहा है सभी कहेगा जिसको उसके अंदर डालेंगे और बाहर को, जिससे कह रहा है कि सभी एलियन को अंदर डालेंगे और लोग को बाहर। चलिए आगे क्या कह रहा है देखिए, तो कह रहा है सभी लोग स्तनधारी हैं। अब ये सभी जितने भी लोग हैं सबको क्या कह रहा है, स्तनधारी हैं, स्तनधारी। आगे कह रहा है सभी स्तनधारी पशु हैं। आगे कह रहा है कि जितने भी स्तनधारी हैं वो क्या है, पशु हैं। इस तरीके का डायग्राम आपका बन जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हिंट मैं बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए जो बाहर वाला होगा वो जैसे कहे कि सभी पशु स्तनधारी हैं तो गलत बात हो जाएगी। अगर कहे सभी पशु जो है लोग हैं, गलत हो जाएगी। अगर कहे सभी पशु आपका एलियन है तो भी गलत। देखिए अंदर वाला जो होगा, जैसे सभी एलियन पशु हो सकता है, सभी एलियन जो है स्तनधारी हो सकता है, सभी एलियन लोग हो सकते हैं, यानी अंदर वाला पूरा का पूरा बाहर वाला हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला पूरा का पूरा अंदर वाला नहीं होगा। तो फिर कितना होगा, अगर कहे कि कुछ पशु लोग हैं तो भी सही होगा, कुछ पशु कहे अगर लोग जो है लोग हों, स्तनधारी हों, या फिर कहे कुछ पशु जो है एलियन है, इस तरीके से कुछ का यूज़ करे तो सही होगा। जैसे यहीं पे ये कह दे कि कुछ स्तनधारी लोग हैं तो भी सही हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि सभी का सभी बाहर वाला अंदर वाला नहीं होगा, कुछ होगा। हाँ, सभी का सभी अंदर वाला बाहर वाला हो जाएगा। अब इस चीज़ पे ध्यान देकर निष्कर्ष पे चलते हैं। कह रहा है कुछ पशु स्तनधारी हैं। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है ये। कह रहा है कि कुछ पशु, यानी कि ये जो बाहर वाला है एकदम बाहर वाला, कह रहा है कि स्तनधारी हैं, यानी कि कुछ कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने कहा कुछ बाहर वाला अंदर वाला हो सकता है। कुछ पशु स्तनधारी कह रहा है, बिल्कुल सही है। सभी लोग एलियन है, सभी लोगों को एलियन बना रहा है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बाहर वाला है लोग और अंदर वाला एलियन है, तो सभी लोग एलियन वाला गलत है। कुछ लोग एलियन वाला कहता है तो सही होता। मैंने अभी वो सारी चीज़ें बता रखी है, तो ये सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे क्यों कराता है एग्जामिनर, ताकि अगर आप किसी रेलवे विभाग में ही किसी पोस्ट पे, ऊंची पोस्ट में, अधिकारी की पोस्ट पे हो, तो कोई घटना घट गई रेलवे में जो कि अक्सर घटती है, तो तुरंत आप फैसला लें, तुरंत आप निर्णय लें जिसका रिजल्ट क्या हो, बेटर निकले, बेटर नहीं बल्कि बेस्ट निकले। तो इस तरीके से आपका दिमाग चेक करने के लिए एग्जामिनर पहले इस टाइप के क्वेश्चन दे देता है। क्या कह रहा है, जे के लिए मैंने एक कतार में खड़े हैं, बीच में कौन खड़ा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जे के एल एम एन एक कतार में खड़े हैं, तो कह रहा है बीच में। आप सोच रहे हैं एल तो बीच में खड़ा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं दोस्तों, यहाँ पर इस क्रम में नहीं होंगे। ये मत सोचिएगा जैसे आप सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पढ़ते हैं करते हैं, वही हिसाब यहाँ पर भी सोचना है कि जे के एल एम दिया हुआ, तो ज़रूरी नहीं कि इस क्रम में हो सकता है कि ऐसे भी हो, जे एल के एम ऐसे भी हो सकते हैं। कैसे थोड़ा सा नीचे आपका जो है कथन जो दिया उस हिसाब से हम सोचेंगे।
कथन पहला देखिए, कह रहे एम काउंटर पर खड़ा है, एन सबसे दूर अंत में खड़ा है, बीच का बंदा ढूंढ रहा है, बीच का बंदा कौन होगा। तो अब बताइए, एम जब काउंटर पर है, एन सबसे दूर है, तो दोस्तों ये दोनों तो बीच में होंगे नहीं, लेकिन एक से हमारा काम नहीं चल पाया, एक से हमने फाइनल नहीं कर पाया कि इन पाँचों में कौन बीच में है, एक से हमारा मामला सेट नहीं हो पाया। तो फिर कथन दूसरे को पढ़ेंगे। कह रहे एम के बाद के है, क्या कह रहा है कि m के बाद k है और कह रहा है n के बाद l है, n के बाद l है। तो n को एक छोर पे मान है, कह रहा है दूर अंत में खड़ा है, तो n कह रहा है कि पहले ही अंत में खड़ा है। तो इस कंडीशन में हमने अंदाज लगा लिया कि यहाँ पर j बीच में हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमने अंदाज लगाया कि j बीच में हो सकता है। जब दोनों कथनों को हमने समेटा, तब दोनों कथनों की हेल्प से हम अंदाज लगा पाए कि j बीच में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन दोनों का सहारा लेना पड़ा कथन का, एक कथन से कुछ कन्फर्म नहीं पाया। तो ऑप्शन में देखिए, कथन 1 2 दोनों अपर्याप्त है, नहीं, गलत बात है। केवल कथन 1 पर्याप्त है, नहीं, 1 से कोई मसला हल नहीं निकला। कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन पे टिक लगानी है। तो बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 94 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि एक साल में कितने विषम दिन होते हैं, 1 होते हैं। लेकिन अगर लीप ईयर हो, ये नॉर्मल ईयर है, तो एक साल में कितने विषम दिन होंगे, 2 होंगे। बस इसी पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए 94 में सबसे पहले हम पता करेंगे कितने लीप ईयर है। तो उसके लिए हम 4 साल में एक लीप ईयर होता है, 4 से भाग दे देंगे। 4 दूना के 8, 4 3 12। ये तो जो शेष इसमें बच रहा है 2, उससे हमें मतलब नहीं रखना, पूरा जितनी बार गया है बस उसी से मतलब रखना है। 23 आया तो 23 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। 23 94 में से घटा दीजिए तो आप कहेंगे कि 71 जो है नॉर्मल ईयर हो जाएगा। 71 और 23 94, 71 नॉर्मल ईयर, 94 में 23 लीप ईयर और 71 नॉर्मल ईयर। अब दोनों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे। 23 में दोस्तों कितना विषम दिन होता है, ये 23 जो है लीप ईयर में आप कहेंगे 2 विषम दिन होता है। 23 में मान लीजिए कि सिंपल तरीके 23 साल है, 23 साल में अगर 1 विषम दिन होता है तो 23 से करने 23 हो जाता है। लेकिन हर साल 2 विषम दिन है, तो यहाँ पर 23 दूना 46 हो जाएगा, किस में, लीप ईयर में। लेकिन नॉर्मल ईयर में 71 साल में 71 ही जो है विषम दिन होंगे, तो उसको 71 ही लिख लेंगे। अब जोड़ लेंगे, आप कहेंगे 6 के साथ 7 4 117 आया है। तो यहाँ से हमारा मामला फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि जब भी 6 से ज़्यादा विषम दिन आए तो उसको 7 से भाग दे करके मिनिमाइज़ कर लेना है। तो चलिए, जब भी किससे ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है, 7 से भाग देंगे। आप कहेंगे 7 करने 7, 7 4 11 47, 7 6 42। अब जो ये विषम आ रहा है 5 नीचे, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 7 से छोटा आ गया। 7 से भाग देंगे तो छोटा ही शेष तो बचेगा। तो आपका आंसर बी इज़ द राइट आंसर। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन, लीप ईयर में 2 विषम दिन। इसी पे इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वो 100 वर्ष की बात करें, 1000 वर्ष की बात करें, कहीं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना। हाँ, जब 6 से ज़्यादा विषम दिन आए तो उसको फिर 7 से भाग दे करके काट करके फिर उसको मिनिमाइज़ कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर घड़ी का क्वेश्चन है, कह रहा है 10:35 AM पर किसी घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच बनने वाले विरहत कोण का मान। देखिए, विरहत कोण जो होता है वो 180 से ज़्यादा नहीं, जिनको पता है जान लीजिए, और 360 से कम होता है। यानी कि विरहत कोण जो होगा 180 से ज़्यादा और 360 से कम वाले कोण को विरहत कोण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर घड़ी में अगर देखें कितना कह रहा है, 10:35 होता, मिनट वाली सुई जो है 7 पर होगी। देखिए यहाँ पर क्या होगी, मिनट वाली सुई 7 पर होगी और घंटे वाली सुई 10 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी। अगर इस कोण की बात करें तो ये 180 से ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं। यानी इस छोटे कोण का मान नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, सच पूछिए तो ये उल्टे वाले कोण का, ये आपका विरहत कोण हो जाएगा। ये आपका विरहत कोण, क्योंकि यही आपका 180 से ज़्यादा 360 से कम है। तो अब हमें जो सूत्र पता है, वो तो हमें पता है किसका, छोटे कोण का मान निकालने का सूत्र, जो कि होगा 60H अंतर 11M बटे में 2। छोटे कोण का मान पहले निकाल लीजिए, उसके बाद हमारा विरहत कोण का मान निकल जाएगा, उसमें कोई कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर H और M का मान कैसे निकालेंगे, इसी से 10:35 जो दिया हुआ है, इसमें 10H है और 35M है, बस मान रख दीजिए। H का मान 10 है, रखेंगे 60 से गुणा करेंगे 600 हो जाएगा। और 11M है तो M का मान 35 रखेंगे तो 11 5 55, 11 3 33, 5 38 हो जाएगा बटे में 2। अब यहाँ पर चलिए घटा लीजिए, आप कहेंगे कि 5 आएगा और ये आपका 10 हो गया, 10 का मतलब 9 का मतलब 1 हो गया, और ये आपका मतलब कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब 215 बटे में 2। 2 1 2 0, 2 7 14 5। 107.5 कौन आया है, इस कोण का मान आया। हमें निकालना है पीछे वाला कोण का। अब पूरा सर्किल में आप जानते हैं 360 डिग्री, घड़ी में पूरा सर्किल में कितना 360 डिग्री का कोण बनता है। तो बस 360 में से हम क्या करेंगे, 360 में से इस 107.5 को घटा देंगे। तो दशमलव के बाद 5 हराल में आना है, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 180 से ज़्यादा भी है। दिख रहा है कि नहीं, 180 से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है उस प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आकृति है बिखरी हुई, किसी बर्तन को आप तोड़ दें, ठीक है, तोड़ने के बाद जब अलग अलग हो जाए, पार्ट में डिवाइड हो जाए, पुनः उसको जब आप चिपका करके, इकट्ठा करके चिपका करके फिर वही जो है बर्तन बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप कैसे बनाएंगे, वही दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है।
है। ये टूटे हुए पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। अब हमें इस फिगर में देखना है कि किसमें इसी टाइप के सेम टू सेम, इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर दिया हुआ तो कहीं और नहीं, पोजीशन से चेंज हो सकती है, लेकिन सेम ऐसा ही दिखने वाला पार्ट जो है जोड़ करके कौन सा फिगर बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।